हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए दूसरी वीडियो लेकर आया हूं, जो उत्तराखंड समसामयिकी जनवरी 2020 की महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित होगी। और मुझे आशा है मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी आप सबके लिए आगामी परीक्षाओं में कारगर सिद्ध होंगी और जो आपकी सफलता में महत्वपूर्ण मददगार भी होंगी। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बगल में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप सबको मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए अब हम शुरू करते हैं उत्तराखंड समसामयिकी जनवरी 2020। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस के बारे में जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि इस बार हमने उत्तराखंड का 20वां स्थापना दिवस जो 9 नवंबर 2019 को मनाया है, सेलिब्रेट किया है। और उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर 6 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। इसमें रेबार, सैनिक सम्मेलन, महिला सम्मेलन, युवा सम्मेलन, फिल्म कन्वेंक्लेव और भारत भारती उत्सव था। जैसे रेबार कार्यक्रम आवा अपनो घोर 3 नवंबर टिहरी जनपद में, सैनिक सम्मेलन 4 नवंबर को देहरादून में, महिला सम्मेलन मातृ सशक्तिकरण 6 नवंबर श्रीनगर पौड़ी में, युवा सम्मेलन मेरा युवा मेरी शान 7 नवंबर उदय शंकर नृत्य अकादमी, आपको पता ही है, अल्मोड़ा में। और नेक्स्ट है फिल्म कॉन्क्लेव जो 8 नवंबर को देहरादून में, और भारत भारती उत्सव 9 नवंबर, ये भी आपका देहरादून में। तो दोस्तों, जैसे आपको पहले से ही विदित है कि उत्तराखंड का जो इतिहास है वो तो बहुत पौराणिक रहा ही है, लेकिन साथ ही साथ इसका राजनीतिक महत्व भी कोई कम नहीं आंका जा सकता। उत्तराखंड की राजनीति अर्थात राज व्यवस्था को समझने के लिए सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश की राज व्यवस्था को समझना होगा, क्योंकि उत्तराखंड का गठन उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को पृथक करके भारत का 27वां गणतंत्र राज्य के रूप में गठन किया गया था। जैसे कि आपको विदित ही है कि यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। संयुक्त प्रांत जिसका मुख्यालय इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज है, जो ब्रिटिश भारत का एक प्रांत था। वर्तमान में यह हिस्सा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ही है। स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया, अर्थात 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से यूपी में इनका नाम परिवर्तन हुआ। और इसी के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के प्रधान गोविंद वल्लभ पंत राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। 26 जनवरी 1950 से लेकर के 27 दिसंबर 1954 तक राज्य के प्रधान रहे, और उन्हीं के बीच में उत्तर प्रदेश में पहला विधानसभा का गठन हुआ, जो 8 मार्च 1952 को हुआ था। आज हम देख पा रहे हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 17वीं विधानसभा है, जिसके मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो 21वें मुख्यमंत्री के रूप में अपना दायित्व निभा रहे हैं। वर्ष 1967 तक प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या 431 थी, अर्थात 430 प्लस 1। 1967 के बाद 1967 के बाद इन सीटों में गिरावट आई, जो 426 हो गई, अर्थात 425 प्लस 1 विद एंग्लो इंडियन। अगर हम उत्तराखंड के गठन की बात करते हैं तो उस समय उत्तर प्रदेश की 13वीं विधानसभा थी, जो बड़ी विवादस्थ में रही है, क्योंकि उसने प्रदेश में 4 मुख्यमंत्री अलग अलग 4 मुख्यमंत्री दिए, मायावती, कल्याण सिंह, रामप्रकाश गुप्ता, राजनाथ सिंह। माननीय राजनाथ सिंह जिनके शासनकाल में ही उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 जो 27 जुलाई को लोकसभा में पारित हुआ और 1 अगस्त 2000 को वहां से पास हो गया, फिर 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा से पास हो गया, और अंत में के आर नारायण के द्वारा
28 अगस्त 2000 को प्रदेश को गठन करने की मंजूरी मिल गई। प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000, जो अब उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक के रूप में पारित हो चुका था, जिसके अनुसार अब उत्तर प्रदेश के 426 विधानसभा सीटों में से उत्तराखंड के हिस्से में से 22 विधानसभा सीटें आती हैं और साथ ही साथ विधान परिषद की 9 सीटें आती हैं, जिससे उत्तराखंड प्रदेश में 31 विधायक आते हैं। अब उन 31 विधायकों में से जब उत्तराखंड राज्य का गठन होता है तो उसमें से एक विधान परिषद का सदस्य का कार्यकाल पूरा हो जाता है, जिससे वो सीट खाली हो जाती है और जिससे अब उत्तराखंड में मात्र 30 सदस्यों अर्थात विधायक होते हैं, जिसमें देखा जाता है कि सबसे बड़ी मेजोरिटी किसकी होती है तो बीजेपी वहाँ पर 30 विधायकों में से 23 विधायक बीजेपी के होती है। अर्थात 9 नवंबर 2000 को भाजपा का बहुमत होने से अंतरिम सरकार का गठन बीजेपी के द्वारा होता है, जिसके प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी बनते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री सहित 9 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री होते हैं। देखने की बात ये होती है कि जैसे ही गठन अंतरिम सरकार का हो जाता है 9 नवंबर 2000 को, तो 1 जनवरी 2001 को अंतरिम सरकार का पहला सत्र स्टार्ट होता है। फिर आप देखेंगे इसी के मद्देनज़र 29 अक्टूबर 2001 को नित्यानंद स्वामी, जो प्रथम हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, वो त्यागपत्र दे देते हैं और उसी दिन अंतरिम सरकार के दूसरे मुखिया अर्थात भगत सिंह कोश्यारी उस अंतरिम सरकार के मुखिया हो जाते हैं और जो 2 मार्च 2002 तक अपने पद पर रहते हैं, जब तक नई गठित विधानसभा ना आ जाती है। हम देख पा रहे थे कि जैसे अंतरिम सरकार कुल 30 विधायकों को मिलाकर के होती है, जिसमें से 23 विधायक भाजपा के होते हैं, 3 सपा के तथा 2 बसपा व कांग्रेस के होते हैं। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, जो 3 सपा के विधायक हैं उसमें से एक मुन्ना सिंह चौधरी पार्टी छोड़कर उत्तराखंड जनवादी पार्टी का गठन कर लेता है, जिसके कारण अब सपा के भी विधायकों की संख्या 2 रह जाती है। विपक्ष में तीनों दलों के बराबर होने के कारण अंतरिम विधानसभा में कोई प्रतिपक्ष का नेता ही नहीं होता। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारी अंतरिम सरकार जो चल रही थी उसका विघटन अब 2 मार्च 2002 को होगा, जब हमारी नई निर्वाचित गठित सरकार आएगी जो 2 मार्च को होगी। लेकिन आप इसी के बीच में हमें एक और चीज़ को समझना होगा, एक परिसीमन आयोग जो 5 नवंबर 2001 को आता है और प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या 22 से बढ़ा करके 70 हो जाती है। साथ ही साथ राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव 14 फरवरी 2002 को संपन्न हुआ और 2 मार्च 2000 को कांग्रेस के सांसद नारायण दत्त तिवारी ने राज्य के प्रथम निर्वाचित सरकार के मुखिया के रूप में शपथ ली। और ये परिसीमन आयोग आपका 2008 में भी आएगा, जो आपके यहाँ पर प्रत्येक हमारे राज्य में लोकसभा की 5 सीटें और राज्यसभा की 3 सीटें आती हैं। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा की 14 यानी कि 14 सीटें होती हैं और जिसमें अल्मोड़ा की सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए भी सुरक्षित रखी जाती हैं। तो इस तरीके से चौथी विधानसभा, जिसका चुनाव 15 फरवरी 2017 को हुआ था और इस चुनाव में लगभग 65.55% मतदान हुआ था। चौथी विधानसभा जिसमें 57 सीटें भाजपा ने जीती हैं और 18 मार्च 2017 को त्रिवेंद्र सिंह रावत राज्य के 9वें मुख्यमंत्री बने। आप देखेंगे यहाँ पर कि राज्य में सर्वाधिक विधानसभा में जो मतदान हुआ उत्तरकाशी से हुआ और सबसे न्यूनतम हुआ था अल्मोड़ा में। चौथी विधानसभा में ही विधानसभा के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जो ऋषिकेश क्षेत्र विधानसभा से आते हैं और जो प्रदेश के मुखिया हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी विधानसभा क्षेत्र डोईवाला से आते हैं। इस बार चौथी विधानसभा में 5 महिलाएं प्रत्याशियों के रूप में चुनाव जीता और चौथी विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य जॉर्ज इवॉन ग्रेगीमैन हैं। तो इस तरीके से उत्तराखंड का गठन से लेकर के और वर्तमान में चौथी विधानसभा जो निर्वाचन हुई, इस तरीके से पूरा इतिहास हम इसको अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, जो है पिथौरागढ़ से।
अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, जो है पिथौरागढ़ से। पिथौरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में चंदा पंत ने जीत दर्ज की। जी हाँ, चंदा पंत जो पूर्व वित्त मंत्री प्रकाश पंत जी की पत्नी है, और प्रकाश पंत जी को वर्ष 2017 में पिथौरागढ़ विधानसभा के लिए चुना गया था। उनके निधन के बाद यह सीट रिक्त हो गई थी, जिस पर उनकी पत्नी ने उपचुनाव में जीत दर्ज की। प्रकाश पंत जी, जिनका जन्म 11 नवंबर 1960 को पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में हुआ था। जैसे कि पंत जी का उनका अपना जीवन था वो बड़ा ही सरल स्वभाव का रहा है। 1977 से ही इन्होंने छात्र राजनीति में अपना राजनीति शुरू की। 1988 में पहली बार नगर पालिका परिषद पिथौरागढ़ के सदस्य निर्वाचित हुए, और पहली बार 1998 में यूपी विधानसभा से भी निर्वाचित हुए। जैसे कि पूर्व में हमने बताया था कि 9 नवंबर 2000 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, तो उसी में पंत जी 1 जनवरी 2001 में प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष भी बने, जो अंतरिम सरकार थी। फरवरी 2019 में बजट सत्र के दौरान भाषण देते हुए पंत जी बेहोश हो गए। सत्र को बीच में ही रोकना पड़ा और फिर दोबारा से पुनः स्टार्ट किया गया। तो पता चला पंत जी जो है एक लंबी कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे। उसी के मद्देनज़र 29 मई 2019 को अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के हॉस्पिटल में कैंसर की पीड़ित उनका इलाज चल रहा था। लंबे इलाज के बाद पंत जी ने 5 जून 2019 में अपनी अंतिम सांस ली। पंत जी को हमेशा उनके सरल स्वभाव के लिए याद रखा जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक पर। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को मानक उपाधि से सम्मानित किया गया है। जी हाँ, इस बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मानक उपाधि से सम्मानित किया गया है। जी हाँ, अजीत डोभाल जो उत्तराखंड से ही है, जिनका जन्म 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के घीढ़ी गांव में होता है। अजीत डोभाल जी 1968 में आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस के लिए चुने जाते हैं, जो केरल कैडर के होते हैं, और वर्ष 2005 में ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के पद पर भी सेवानिवृत्त हुए हैं। वर्तमान में बात करें तो 30 मई 2014 से ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, और अभी इनका दूसरा कार्यकाल स्टार्ट हुआ है। यह भारत के 5वें नंबर के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। बात अगर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की करें, अर्थात नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, यह भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के मुख्य कार्यकारी एवं भारत के प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के प्राथमिक सलाहकार होते हैं, जिसका गठन 1998 में हुआ था, 1998 में। प्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा थे, सेकंड ज्योतिन्द्रनाथ दीक्षित, तीसरे एम.के. नारायण, और चौथे हैं शिव शंकर मेमन, और 5वें नंबर पे आते हैं अजीत डोभाल, जो अब दूसरे कार्यकाल में है। नेक्स्ट अगला टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, तो यह है हमारा राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस के उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय एकता दिवस जो हमने 31 अक्टूबर 2019 को शनिवार के दिन मनाया। राष्ट्रीय एकता दिवस जिसकी पहल 31 अक्टूबर 2014 से स्टार्ट हुई थी। यह भारत के राजनीति की एकीकरण के योगदान के लिए, उनको याद रखने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के रिप्रेजेंटेशन के लिए किया जाता था। इसमें देख पा रहे हैं कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय एकता दिवस जो 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र दे करके सम्मानित किया है। इसी अवसर पर देहरादून में स्थित राजपुर पुलिस थाना को उत्कृष्ट घटना अरावना पुरस्कार दिया गया, और क्लेमेंट टाउन थाने को जिले का सर्वश्रेष्ठ थाना पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है नैनदत्त सेमवाल का उपन्यास मुक्ति यात्रा का विमोचन। जी हाँ, उत्तराखंड के वर्तमान कृषि मंत्री सुबोध उनियाल एवं स्वर्गीय नारायण दत्त सेमवाल के पुत्रों ने संयुक्त रूप से उनके उपन्यास मुक्ति यात्रा का विमोचन किया है। इस तथ्य की ओर जाते हैं तो यह उपन्यास मूल रूप से आज़ादी से पूर्व पहाड़ी क्षेत्र में अशिक्षा, बेरोजगारी, पलायन,
सूदखोरी के षड्यंत्र में फंसे किसानों की दुर्दशा से संबंधित है। इसलिए ही इनके शीर्षक से ही पता हो जाता है मुक्ति यात्रा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। उत्तराखंड में 5वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष इंदु कुमार पांडे को नियुक्त किया गया है। ये 5वें अध्यक्ष के रूप में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के ए में राज्य वित्तीय आयोग के गठन का प्रावधान किया जाता है। उत्तराखंड में अब तक के वित्तीय आयोग के अध्यक्षों की अगर सूची की बात करेंगे तो सर्वप्रथम 2001 में आर के धर, द्वितीय 2005 जीसी श्रीवास्तव जी, तृतीय 2009 में इंदु कुमार पांडे, चतुर्थ 2015 टीएस पपोला और पांचवा 2019 इंदु कुमार पांडे पुनः इसके अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। लेकिन बात अगर हम राष्ट्रीय वित्त आयोग की करते हैं या केंद्र वित्त आयोग की बात करते हैं, जो अनुच्छेद 280 में है, जिसका गठन 22 नवंबर 1951 में किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे केसी नियोगी। और वर्तमान में हमारे यहाँ 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष एन के सिंह, नंद किशोर सिंह हैं, जिनका कार्यकाल 2020 से 2025 तक होगा। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। भारतीय सुदूर संवेदन संस्था के निदेशक डॉक्टर प्रकाश चौहान और वैज्ञानिक डॉक्टर वंदिता श्रीवास्तव को विक्रम साराभाई मौलिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विक्रम साराभाई मौलिक पुरस्कार से। बात अगर हम भारतीय सुदूर संवेदन संस्था की बात करते हैं, अर्थात IIRS, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर रिमोट सेंसिंग, जो स्पेस यानी कि अंतरिक्ष अनुसंधान के अंतर्गत आता है, इसरो के अंतर्गत आता है। दरअसल इनको पीछे पुरस्कार देने का जो तात्पर्य रहा है वो कुछ इस प्रकार था कि डॉक्टर वंदिता श्रीवास्तव ने और प्रकाश चौहान ने अंतरिक्ष से भारत की संस्कृति धरोहर के नाम से एक द्विभाषा एटलस निर्माण किया और उसी के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। यह द्विभाषा एटलस जो है वो प्राचीन भारत से लेकर के आधुनिक भारत के कुछ चुने हुए सांस्कृतिक विरासत स्थलों को कार्टोसैट 2S नामक उपग्रह से प्राप्त चित्रों से उन्होंने एक ऐसा एटलस तैयार किया है, जिस एटलस के मद्देनज़र विक्रम साराभाई मौलिक पुरस्कार से इन्हें सम्मान दिया गया है। फिर से हम भारतीय सुदूर संवेदन संस्था की करते हैं, जिसकी स्थापना देहरादून में हुई है 1966 में। लेकिन अगर इसके हम हेडक्वार्टर की बात करते हैं, ये तो इंस्टीट्यूट है। अगर हम इसके अनुसंधान की बात करते हैं तो फिर आपको हैदराबाद में इसकी स्थापना है। नेक्स्ट टॉपिक है देहरादून में प्लास्टिक बैंक का शुभारंभ। प्लास्टिक बैंक ए साइंटिफिक सॉल्यूशन। दरअसल देहरादून में प्लास्टिक बैंक का शुभारंभ भारतीय पेट्रोलियम संस्थान एवं गति फाउंडेशन के बीच एक समझौते के तहत किया गया है। इस प्लास्टिक बैंक में प्लास्टिक कचरा उपलब्ध कराया जाएगा और जिससे कि संस्था में स्थापित किए गए संयंत्रों से डीजल बनाया जाएगा। देहरादून में प्लास्टिक या पॉलीथीन के विरुद्ध नगर निगम की ओर से 50 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला के माध्यम से एक जागरूक अभियान भी चलाया गया है। बात अगर भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की करते हैं तो जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। नेक्स्ट टॉपिक, आसान आर्द्र भूमि में 2500 पक्षियों का प्रवास। आसान बैराज पक्षी अभयारण्य, जिसकी स्थापना वर्ष 1967 में देहरादून में की गई थी और जो यमुना और आसान नदियों के अभिसरण बिंदु पर मानव निर्मित आर्द्र भूमि के रूप में की गई है। चूँकि यह ढालपुर बिजली घर के पास है, इसलिए इसे ढालपुर झील के नाम से भी जाना जाता है। आसान आर्द्र भूमि में 1500 प्रजातियों के प्रवासी पक्षियों की संख्या वर्ष 2019 और 20 में देखी गई, जिस कारण यह सुर्खियों में आया। अब तक यहाँ तक 2500 अनुमानित की जा चुकी हैं। बात अगर सभी प्रजातियों में से सर्वाधिक संख्या की करें तो लगभग 800
प्रजाति के जो पक्षी देखे गए हैं वो है आपके खुरखाब नामक प्रजाति के जो पक्षी हैं वो सबसे ज़्यादा देखे गए हैं। और जो आसान आर्द्र भूमि देहरादून में जो जनपद में स्थित है यह पक्षियों की विविधताओं का एक मुख्य आकर्षण केंद्र है। नेक्स्ट टॉपिक है निम। निम में बनाया जा रहा है भारत का पहला आंतरिक खेल चढ़ाई केंद्र निम अर्थात नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, जिसकी स्थापना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में 14 नवंबर 1965 को उत्तरकाशी में निम की स्थापना की गई थी। इस संस्था में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। लेकिन बात अगर हम राज्य की करें माउंटेनरिंग के क्षेत्र में तो पर्वतारोहण सबसे साहसिक खेल है और राज्य में पर्वतारोहण का शुभारंभ 1905 में टी.जी. लॉन्गस्टॉफ के नंदा देवी अभियान से माना जाता है। और यद्यपि यह अभियान तो असफल रहा था क्योंकि जो लॉन्गस्टॉफ है वो 5,875 मीटर ऊंचे फॉल तक ही पहुंच पाने में सफल रहे थे। लेकिन राज्य में वास्तविक रूप से पर्वतारोहण की नींव टिलमैन व ओडेल के 1936 में नंदा देवी 7,817 मीटर शिखर पर सफलतापूर्वक इन्होंने अभियान किया था। उसी के साथ साथ 1954 में सर एडमंड हिलरी व तेंजिंग नॉर्वे एवरेस्ट की चढ़ाई सफल आरोहण किया था। साथ ही साथ 1954 में ही दार्जिलिंग में हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। और नेक्स्ट आता है इसमें 1961 नई दिल्ली में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की भी स्थापना की गई थी। इन सबको मद्देनजर देखते हुए राज्य में पर्वतारोहण को नियमित ढंग से संचालन के लिए 1965 में उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नागा रेजिमेंट। नागा रेजिमेंट के पूर्व सैनिकों ने मनाया 49वां दिवस। जी हाँ, अगर बात नागा रेजिमेंट की स्थापना की करते हैं तो 1970 में उसकी स्थापना होती है और स्थापना के समय कुमाऊं रेजिमेंट में गढ़वाल राइफल, गोरखा राइफल और कुछ अन्य नागा जवान शामिल होते हैं। यानी कि जब इसकी स्थापना के समय होता है तो उसमें कुछ गढ़वाल रेजिमेंट के भी होते हैं और गोरखा के भी और कुछ जवान उसके नागा जवान भी। लेकिन बात हम ये देख पा रहे हैं कि जब 1978 में उस समय जब तत्कालीन राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी ने इस रेजिमेंट को कलर भी प्रदान किया था। साथ ही साथ भारत की सबसे पुरानी रेजिमेंट मद्रास रेजिमेंट के नाम से जानी जाती है। और अगर अपने उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर हम कुमाऊं रेजिमेंट में आप सभी को मालूम ही है कि कुमाऊं रेजिमेंट का नाम 27 अक्टूबर 1945 को मिला था और मई 1948 को इसका मुख्यालय आगरा की जगह रानीखेत अल्मोड़ा में स्थानांतरित कर दिया गया था। साथ ही साथ अगर बात गढ़वाल रेजिमेंट की करें तो गढ़वाल रेजिमेंट की नींव 1815 में अंग्रेजी सेना और गोरखा के बीच युद्ध जिसमें गोरखा पराजित हो गए थे, लेकिन उनकी वीरता से प्रभावित होकर अंग्रेजों ने उन्हें अपनी सेना में भर्ती करने का निर्णय लिया और तब गोरखा रेजिमेंट से एक अलग रेजिमेंट का गठन किया गया। इस बड़ी रेजिमेंट में बड़ी संख्या में गढ़वाली सैनिक भी शामिल थे। उसी के मद्देनज़र 5 मई 1887 को अल्मोड़ा में गढ़वाली बटालियन का गठन कर तीसरी कुमाऊं रेजिमेंट नामक एक रेजिमेंट थी और नवंबर 1887 को काला डांडा पहाड़ी जिसे वर्तमान में लैंसडाउन के नाम से जानते हैं छावनी बनाई गई। तो इस तरीके से हमारे जो रेजिमेंट का इतिहास रहा है। नेक्स्ट टॉपिक, सच्चिदानंद भारती को आर.एस. टोलिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सच्चिदानंद भारती पानी राखो आंदोलन के प्रमुख प्रेरणाकर्ता हैं और उन्होंने पौड़ी जनपद के उपरेखाल क्षेत्र में वर्षा जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। सच्चिदानंद भारती को डॉक्टर आर.एस. टोलिया पुरस्कार हिमालय राज्यों के हित में कार्यरत संगठन और इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव की ओर से मेघालय की राजधानी शिलोंग
में आयोजित समारोह में पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए की धनराशि दी गई और उनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस के विज्ञापन पत्र पर उत्तराखंड के छलिया नृत्य को स्थान प्राप्त हुआ है। छलिया नृत्य जो कुमाऊं मंडल में प्रचलित है और एक लोक नृत्य है। विस्तार से देखते हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ये बात याद रखेंगे आप, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस। इस अवसर पर प्रतिवर्ष विज्ञापन पत्र में अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच और विश्व की अन्य 6 भाषाओं में जारी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस पर्वतीय क्षेत्रों के सतत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी जो स्थापना है वो 2003 से शुरू किया गया है और वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस का विषय माउंटेन मैटर ऑफ यूथ। छलिया नृत्य की बात करते हैं तो उत्तराखंड के कुमाऊं जनपद से प्रचलित है और लोक नृत्य है, जैसे कि मैंने बताया आपको। और यह एक तलवार नृत्य है जो मुख्यतः विवाह के अवसरों पर और अन्य शुभ अवसरों पर किया जाता है। थैंक यू दोस्तों। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। बेस्ट ऑफ